हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट है कक्षा 9th की, वो है सामाजिक विज्ञान की और कार्यपत्रक है 80 और डेट है 4 फरवरी 2021। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर लिखना है आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम। और पार्ट 5 है, टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आइए इसको वर्कशीट को देखते हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें बच्चों, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न जो हैं, इनका उत्तर एक पद यानी एक शब्द में अधिकतम या 30 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्वेश्चन है अति लघु उत्तर वाले। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक अनुच्छेद दे रखा है कि दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर इसमें से आपको जो है 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये करने हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th और 10th। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर है, पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? उत्तर है, प्राकृतिक वनस्पति का अभिप्राय है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्यों की सहायता के बगैर अपने आप उत्पन्न होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो उत्तर है घा। रबड़ का संबंध उष्णकटिबंधीय वर्षावन वनस्पति से है। अगला है वन से है। प्रश्न 3, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला, वनस्पति जगत, हेडिंग डालेंगे, किसी प्रदेश या क्षेत्र में स्वतः, ये स्वतः यहाँ विसर्ग आएगी, स्वतः ही पैदा होने वाले हरित स्वरूप को वनस्पति जगत कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, प्राकृतिक वनस्पति के आवरण में वन, झाड़ियों तथा घास भूमियों को शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद है थर्ड पॉइंट, पौधों, भारत में पौधों की 47,000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद है हेडिंग प्राणी जगत। पहला, सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय व्हेल तथा हाथी जीवों की श्रेणी प्राणी जगत कहलाती है। दूसरा पॉइंट है, प्राणियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, थलचर, जलचर और नभचर। तीसरा पॉइंट है, हमारे देश के प्राणियों में भी विविधता पाई जाती है। यहाँ लगभग 89,000 जातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। बच्चों, जो इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं, वैसे तो आपको ये 30 शब्दों में इसका आंसर देना था, तो आप इसमें से कोई से भी जो ज़रूरी पॉइंट हो उनमें से लिख लें। ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये जो आ जाएगा आंसर, तो आप इसमें से कोई से भी पॉइंट लिख लें या फिर आप ये सभी पॉइंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर है ओडिशा में। उसके बाद है आपका प्रश्न 5, भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मिजोरम में जो है वो 86% वन है। तो भारत का जो है राज्य मिजोरम, वो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत जो है वहाँ पर सर्वाधिक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 का जो अनुच्छेद है वो पढ़ेंगे हम, जो आपकी वर्कशीट में दिया गया था। तो पढ़ते हैं। दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिन क्षेत्रों में, यहाँ से शुरू है ये, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश की उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा है के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, पाम तथा नागफनी, ये कैक्टस होगा यहाँ पर, यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं, जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि जो मरुस्थल एरिया होता है, रेगिस्तानी जो एरिया होता है, वहाँ पर पानी तो कम मात्रा में होता है, इसलिए इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं
काफ़ी अंदर तक धरती में नीचे चली जाती हैं पानी की तलाश में, पानी प्राप्त करने के लिए। और जो इनकी पत्तियां जो होती हैं वो छोटी इसलिए होती हैं जिससे कि जब सूर्य की रोशनी इन पर पड़े तो जो इनके पत्तों से जो पानी है वो वाष्पीकृत ना हो, भाप के रूप में वो सूख ना जाए सूर्य की ऊष्मा में। इसलिए इनकी पत्तियां जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। उनके जो तने होते हैं वो काफ़ी मोटे और कटीले होते हैं। उसके बाद देखिए पहला प्रश्न जो है इस अनुच्छेद से, भारत में किन राज्यों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है? उत्तर है भारत के उन राज्यों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है जो क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र में सम्मिलित हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा। प्रश्न 2, मरुस्थलीय वनस्पति कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? उत्तर है मरुस्थलीय वनस्पति 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि पूरे एक साल का है ये कि 70 सेंटीमीटर से कम पूरे साल भर में जो वर्षा होती है उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, मरुस्थलीय वनस्पति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर है मरुस्थलीय वनस्पति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, मतलब जगह जगह पर मिलते हैं, एक साथ घने नहीं होते ये। दूसरा है इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैल जाती हैं या नीचे जो है नीचे ज़्यादा चली जाती हैं ज़मीन के। तीसरा पॉइंट है जिनकी पत्तियां प्राय छोटी होती हैं जिससे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। इसमें देखेंगे क्या दे रखा है, हाँ ये है ना, जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। फिर उसके बाद है शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप आदि पाए जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, मरुस्थलीय वनस्पति में कांटे अधिक होने का क्या कारण होता है? तो उत्तर है मरुस्थलीय वनस्पति में कांटे अधिक होने का कारण वाष्पोत्सर्जन को कम करना। यानी कि जो मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि कटीले होते हैं, इनके चौड़े पत्ते नहीं होते, क्योंकि अगर चौड़े पत्ते होंगे इनके तो क्या होगा, जो सूर्य की जो रोशनी आती है उससे इसका पत्तियों के अंदर जो जल होता है वो वाष्पीकरण द्वारा ऊपर चला जाता है, और यदि इनमें कांटे होंगे तो उससे वाष्पोत्सर्जन कम मात्रा में होगा, इसलिए होता है। और दूसरा पॉइंट है यह वन कटीले इसलिए भी होते हैं जिससे यह पशुओं से तथा मनुष्यों से अपनी रक्षा कर सकें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश में मुख्यतः किस किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं? उत्तर है हमारे देश भारत में मुख्यतः पाई जाने वाली वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की हैं। ये वनस्पतियां हैं, यहाँ पर ये अलग हो गया, यहाँ वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की हैं। पहला, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन मतलब जिनके जो पत्तियां हैं वो एक साथ गिर जाती हैं पेड़ों की। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, और फिफ्थ है मैंग्रोव वन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय पर्वत की दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है? तो सबसे पहले तो आप हिमालय क्षेत्र को पहचानिए। ये जो है ऊपर का जैसे हिमालय, एक सेकंड दोबारा से देखते हैं इसको, जो हिमालय का क्षेत्र है वो इस तरीके से है, यहाँ पर इस तरीके से है। तो इसके ऊपर तो आप यहाँ देखेंगे ये चीन है यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो है इसको तो बोल देंगे उत्तर, इसको कौन सा बोलेंगे, उत्तर दिशा बोलेंगे। ये उत्तर दिशा है, ये ऊपर की तरफ जो हिमालय पर्वत है ये तो हो गया आपका उत्तरी, और नीचे की ओर हो गया आपका दक्षिणी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिणी ढलानों पर, मतलब दक्षिणी ढलानें ये हो गई नीचे वाली यहाँ पर, और उत्तरी हो गई ये ऊपर वाली। तो ऊपर तो आ गया आपका चीन, तो ऊपर की तरफ ठंड ज़्यादा है, और नीचे जो होता है ये हमारा नीचे का एरिया है यहाँ पर, इसको बोला गया है यहाँ जो है ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है, मतलब ज़्यादा घनी यहाँ पर वनस्पति या पेड़ पौधे वगैरह क्यों पाए जाते हैं। तो उसका कारण है, देखिए, हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलान वाले क्षेत्र अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र होते हैं, नीचे वाले क्षेत्र, ठीक है, और दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक
तापमान भी होता है। मतलब ऊपर की अपेक्षा जो ऊपर जहाँ चीन है वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, तापमान कम होता है। और जो नीचे है यहाँ पर हिमालय से नीचे वाला जो दक्षिणी, इसको दक्षिण बोलेंगे दिशा, तो यहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है और वर्षा भी अधिक होती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा सघन वन पाए जाते हैं। उसके बाद है प्रश्न 9, वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है वन मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वन, ये यहाँ पर इसको वन करेंगे, वन वायुमंडल से नमी आकर्षित कर वर्षा कराने में सहायक है। वन वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करते हैं, अकाल की स्थिति से देश को बचाते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। वन प्रदूषण को कम करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद है प्रश्न 10, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण क्या क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: शहरीकरण और वनों की अधिक से अधिक कटाई और ग्लोबल वार्मिंग। और इसके बाद है जानवरों, पक्षियों तथा जीव जंतुओं का आदि का शिकार करना। 5वां पॉइंट, जानवरों, पक्षियों, जीव जंतुओं आदि के आवासों को नष्ट करना। आवासों का मतलब होता है जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं और अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ाते हैं, ये वो है आवास, उन्हें कहते हैं। तो जब जंगल कट जाएंगे तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, उनके आवास जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो है प्रजातियाँ जो हैं वो संकटग्रस्त हो जाती हैं और पारिस्थितिक तंत्र जो है वो असंतुलन हो जाता है उसमें। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको वर्कशीट अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए करें कभी कभी।